हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अश्विनी जीएस क्लासेस। और मैं अदिति त्रिपाठी इंडियन इकोनॉमी के एक नए लेक्चर के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पे बात की थी। इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया, इकोनॉमिक्स को पहले क्या कहते थे, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर क्या क्या हैं, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कौन कौन सी है, और हम लोगों ने थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग द इकोनॉमी पे बात की थी, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली कौन कौन सी थी, उस पर भी बात की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने की थी कि 3 इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले पुरानी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक के वर्ड से आया, ओक्यू और नोमोस। ओक्यू मतलब होम, नोमोस मतलब टू मैनेज, ठीक है। और एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स वर्ड यूज़ करना स्टार्ट हुआ। इसके पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्ड यूज़ होता था। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, भारत में, इंडिया में, भारत के संदर्भ में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के फादर किसको कहा जाता है? तो उसको चाणक्य को कहा जाता है। कौटिल्य जिनका नाम था, विष्णुगुप्त भी जिनको बोला जाता था, बुक का नाम चाणक्य की अर्थशास्त्र। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर किसको कहा जाता है? मॉडर्न अर्थशास्त्र का फादर किसको कहा, जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उनकी बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन। फिर हम एक बार डेफिनेशन की बात करते हैं। डिफरेंट डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उसको जाके चेकआउट करें ताकि आगे के भी जो बेसिक्स मैंने कवर कर लिए थे उसको डिटेल में आप जान सकें, समझ सकें। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन थी एडम स्मिथ की, वेल्थ रिलेटेड, धन संबंधी डेफिनेशन थी। दूसरी अल्फ्रेड मार्शल की, वेलफेयर रिलेटेड, कल्याण संबंधी डेफिनेशन थी। तीसरी लायनल रॉबिन्स की थी, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को बोला था साइंस ऑफ स्कैरसिटी, अभाव का विज्ञान बोला था। साइंस ऑफ स्कैरसिटी, अभाव का विज्ञान। फिर हम लोगों ने जेके मेहता की डेफिनेशन पे डिस्कशन किया था, जिनकी डेफिनेशन वांटलेसनेस से थी, आवश्यकता विहीनता पे बेस थी। और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी पॉल ए सैमुअल्सन की, ग्रोथ रिलेटेड, विकास से संबंधी डेफिनेशन थी उनकी। और वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों थी ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आज के परिवेश में सबसे सुटेबल डेफिनेशन थी वो, यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेप्टेबल थी ये डेफिनेशन, एक्सेप्ट की गई है यूनिवर्सली। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र को सबसे अच्छे तरीके से पॉल ए सैमुअल्सन के डेफिनेशन में बताया गया था। फिर हमने सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स का। वो क्या क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों का हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर क्या क्या दोनों में टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं और दोनों का डिफरेंस क्या है, ये हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात शुरू की थी ऑर्गेनाइजिंग द इकोनॉमी। इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने का मतलब या इकोनॉमी को व्यवस्थित करने का अपने अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का, व्यवस्था मतलब प्रणाली, सिस्टम, इसको व्यवस्थित करने का, ऑर्गेनाइज करने का कौन कौन से तरीका है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में नहीं देखा था, तो इसको आज हम लोग शुरू करते हैं। तो 3 तरीके हैं किसी भी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के। वो 3 तरीके क्या, बेसिकली वो 3 मॉडल हैं जिसको हम लोग 3 स्टेज कह सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के डेवलपमेंट की। आर्थिक प्रणाली के विकास के 3 स्टेजेस कहे जा सकते हैं ये 3 मॉडल। और ये जो 3 मॉडल हैं ये हम लोग को बताते हैं कि आर्थिक व्यवस्था को, इकोनॉमी में जो 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और प्राइस क्या रखा जाए, मूल्य क्या निर्धारित किया जाए किसी भी उत्पाद का, ये 3 चीज़ को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। और तीनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों अलग अलग होने के बावजूद तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप। तो चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक सिस्टम के मॉडल्स को। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे आते हैं सबसे पहले। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ओरिजिन कहाँ है, किसमें है? वेल्थ ऑफ नेशन 1776, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इसका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ओरिजिन कहा जा सकता है, या वहाँ से ये जो वर्ड था, ये जो तरीका था इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने का, व्यवस्थित करने का, ये आया, शुरू हुआ।
क्या था, आइडियाज ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडॉप्टेड बाय सम वेस्टर्न कंट्रीज एंड कैपिटलिज्म टुक प्लेस। फिर ये आइडिया जो था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पे ये क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स का जो ये आइडिया था ये अडॉप्ट किया गया और इस तरह से ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो प्रणाली है ये प्रचलन में आई। मीनिंग क्या होती है, द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द डिसीजंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस to sell are taken by the market by the private enterprises with the state having no economic role. The type of economic system, एक आर्थिक प्रणाली का टाइप, एक तरीका, आर्थिक प्रणाली का, अर्थव्यवस्था का एक तरीका जिसमें जो डिसीजन है, जो डिसीजंस है कि क्या बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्राइस टू सेल, क्या बनाया जाए, किस तरह से उत्पादन किया जाए और किस प्राइस पे उसको बेचा जाए, ये कौन डिसाइड करता है, मार्केट डिसाइड करता है, या बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इसको आप दूसरे सेंस में ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइवेट जो बिजनेस हाउसेज हैं या प्राइवेट जो क्या कहते हैं बिजनेसमैन हैं, ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए और कितने प्राइस पे बेचा जाए। विद स्टेट हैविंग नो इकोनॉमिक रोल, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप अगर आपको याद रखना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, बस पूरा जो सर्वा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, वो बिजनेसमैन होता है, ठीक है, व्यापारी वर्ग होता है। व्यापारी लोग डिसाइड करते हैं कि क्या हम लोग अपनी फैक्ट्री में बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे और कितने प्राइस पे उसको बेचेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या था कि एडम स्मिथ जो थे ना, क्यों ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रचलन में है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो एडम स्मिथ जो थे ना, उन्होंने गवर्नमेंट रेगुलेशन और जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, जिसको हम लोग रेड टेपिज्म भी बोलते हैं, बहुत फॉर्मेलिटी आप लोग को पता ही होगा। गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चले जाइए आप, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो ऑफिस हो, गवर्नमेंट, कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इसी तरह उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठा दी। उनके हिसाब से क्या था ना कि इन औपचारिकताओं में, रेगुलेशन में जो फंस के ना इकोनॉमी अपना पूरा पोटेंशियल जो होता है, उसकी पूरी ताकत से वो काम नहीं कर पाती, पूरी ताकत से काम नहीं कर पाती। तो क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का जो लाभ होता है वो सबको नहीं मिल पाता, इस व्यवस्था का लाभ सबको नहीं मिल पाता। समृद्धि इसीलिए नहीं आ पाती, समृद्धि रुक जाती है या उतनी समृद्धि नहीं आ पाती देश में जितनी की आ सकती है। अगर ये रूल्स और फॉर्मेलिटीज़ हटा दी जाए तो जितनी समृद्धि आ सकती है उतनी नहीं आ पाती। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि काम का विभाजन कर दिया जाए और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाए। किनको? प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, बिजनेस क्लास को दे दी जाए पूरी तरह से, पूर्ण रूप से ये स्वतंत्रता कि आप बनाइए, आप ही बेचिए और आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो उनके हिसाब से क्या हुआ था ना कि इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट फोर्सेस, मतलब व्यापारिक बल के अंग जो थे वो दो अंग उन्होंने बताया, मार्केट के दो अंग उन्होंने बताया, डिमांड और सप्लाई, जो प्राइस डिसाइड करते। मैंने आपको पहले भी बताया था किसी भी चीज़ का प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे डिसाइड होता है। तो उन्होंने बताया कि जो मार्केट का जो डिमांड और सप्लाई है ना, वो अपने आप बैलेंस बना देगा मार्केट में, ठीक है, अपने आप बैलेंस बना देगा। किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस की, बाहर से किसी भी चीज़ के फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे मार्केट के डेवलपमेंट के लिए ना कंपटीशन होगा, मार्केट में कंपटीशन होगा तो उस हिसाब से डिमांड और सप्लाई की जो ग्राफ है, जो चेन है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगी और अपने आप संतुलन बन जाएगा मार्केट में। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन को हटा दिया जाए तो जो इकोनॉमी है वो अपने पूरे कैपेबिलिटी के साथ, पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे जो भी उसके अंदर एबिलिटी है, जो भी पोटेंशियल है उसके अंदर, उसको पूरा यूटिलाइज करके काम करेगी। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि आएगी, विकास होगा देश का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकेगा इसका। तो उन्होंने बोला कि मार्केट कंपटीशन रहेगा तो इससे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम या संतुलन बना रहेगा मार्केट में, इकोनॉमी ग्रोथ भी कर लेगी और लोगों को इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो दो तरीका उन्होंने बताया कि अगर प्राइस कंपटीशन रहेगा मार्केट में तो इससे ग्रोथ भी होगी इकोनॉमी की और साथ ही साथ वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स भी होगा, दोनों चीज़ होगा।
तो फिर आप तो इस तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी वो प्रचलन में आई। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का यूएसए, कनाडा, जर्मनी, द यूनाइटेड किंगडम, जापान एक्सेट्रा। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करने वाला जो पहला देश था वो यूएसए बना। और 1800 तक सन 1800 तक कैपिटलिज्म यूरो अमेरिका के डिफरेंट पार्ट में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। यूरो अमेरिका मतलब यूरोप और अमेरिका के अलग अलग पार्ट्स में पूरे रूप से कैपिटलिज्म स्थापित हो गया। तो ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सारे पूरे एक्सप्लेनेशन के पीछे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ओरिजिन, वेल्थ ऑफ नेशन। ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका? वेल्थ ऑफ नेशन से ओरिजिन हुआ इसका, एडम स्मिथ ने जनरेट किया। फिर उसके बाद आता है कि मीनिंग क्या होती है, तो सबसे है व्हाट टू produce, how much to produce and at what price to sell are taken by the market, by the private enterprises with the state having no economic role। मतलब प्राइवेट बिजनेसमैन, प्राइवेट व्यापारी लोग, बेसिकली या कह सकते हैं फैक्ट्री का मालिक हो या किसी बिजनेस का मालिक हो, तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमको क्या बनाना है, किस प्राइस पे बेचना है और कितना बनाना है, किस तरह से बनाना है। एग्जाम्पल आपने देख लिए। दूसरे पे आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको कि स्टेट इकोनॉमी कहते हैं, स्टेट इकोनॉमी भी कहा जाता है। ओरिजिन जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स। स्टेट इकोनॉमी जो थी वो जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पे बेस्ड थी, जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पर आधारित थी। This type of economic system first came to USSR after Bolshevik Revolution 1970 and got its ideal shape in People's Republic of China in 1949। यह इकोनॉमिक सिस्टम सबसे पहले सोवियत संघ में अडॉप्ट किया, लेकिन इसको आइडियल शेप, जो इसका मनचाहा, जो इसको हम लोग कहते हैं ना आइडियल, मतलब क्या होता है कि हम इसको अपना आइडियल मानते हैं, तो ये हमारा क्या कहते हैं इसको, इसका बेस्ट हम लोग इसको मानते हैं, इसलिए उसको आइडियल समझा जाता है। तो इसका जो बेस्ट शेप था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में आया 1949 में। कार्ल मार्क्स ने जो स्टेट इकोनॉमी का जो शेप बताया था वो एकदम परफेक्ट शेप कहाँ पे मिला इसको? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। याद रखिएगा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में इसको आइडियल शेप मिला। इसके पहले सबसे पहले कहाँ पे आया था? यूएसएसआर, सोवियत संघ, जिसको अब रशिया कहा जाता है, वहाँ पे आया था। मीनिंग क्या होती है? An economic system where the decision related to production, supply and prices were all suggested to be taken by the state only, that is by the government of the concerned nation। इसके हिसाब से क्या होती है इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली, जहाँ पे डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सप्लाई एंड प्राइसेस, उत्पादन से रिलेटेड डिसीजन, सप्लाई से रिलेटेड डिसीजन और मूल्य से रिलेटेड जो डिसीजन होगा वो कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। उस कंट्री की कंसर्न गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, किस प्राइस पे बेचना है, कितना बेचना है, कब बेचना है। सारे जो डिसीजंस होते हैं इकोनॉमिक के, जो कि 3 मेन मैंने आपको बता दिए थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब कितने पे बेचना है, ये तीनों जो होगा वो गवर्नमेंट लेगी। पिछले वार में क्या था? प्राइवेट इंटरप्राइजेस लेंगे विद स्टेट हैविंग नो इकोनॉमिक रोल। इसमें पूरा गवर्नमेंट लेगी, प्राइवेट इंटरप्राइजेस का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या था ना कि 2 पार्ट्स में आप स्टेट इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेट इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इसमें स्टेट इकोनॉमी होती है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी एम्फेसाइज द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विद अ लार्ज रोल ऑफ स्टेट इन रनिंग द इकोनॉमी। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी इन्फेसाइज क्या करती है कि जो गवर्नमेंट का ना वो क्या होगा कि जैसे लेबर के ऊपर तो गवर्नमेंट का चलेगा नहीं, उसका जहाँ मन करेगा वो वहीं जाके काम करेगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो बाकी हैं इंक्लूडिंग लेबर, तो कलेक्टिव ओनरशिप रहेगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, गवर्नमेंट का लार्ज रोल रहेगा उसमें, लेकिन पूरा रोल नहीं रहेगा। सोशलिस्ट में क्या कहती है? पूरा रोल नहीं रहेगा, 100% गवर्नमेंट का रोल नहीं रहेगा। आप कह सकते हैं 70% रहेगा या 80%। लार्ज रोल को आप किसी भी तरह डिफाइन कर सकते हैं। लार्ज रोल रहेगा गवर्नमेंट का, 100% नहीं रहेगा। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब कलेक्टिव ओनरशिप रहेगी गवर्नमेंट की भी और लेबर के ऊपर जो रहेगा लेबर का अपना मर्जी, तो कलेक्टिव ओनरशिप आप कह सकते हैं, सामूहिक स्वामित्व। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव ओनरशिप। ठीक है, ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन।
अब साम्यवादी अर्थव्यवस्था पे आता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था ये कहती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी एडवोकेट स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग लेबर एंड एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट इन रनिंग द इकोनॉमी। कम्युनिस्ट अर्थशास्त्र क्या, कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या कहती है कि स्टेट ओनरशिप रहेगी सारी प्रॉपर्टी पे, सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, आप बिल्डिंग्स ले लो या हॉस्पिटल्स ले लो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ले लो, कोई भी प्रॉपर्टी जितनी कंट्री में, उस पर क्या रहेगा, गवर्नमेंट की ओनरशिप रहेगी, किसी और की नहीं हो सकती। प्राइवेट काम मतलब प्राइवेट वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है कम्युनिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की रहेगी। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर पर भी जो रहेगा गवर्नमेंट की एब्सोल्यूट ओनरशिप रहेगी, पूर्ण रूप से उसकी जो रहेगी एब्सोल्यूट पावर रहेगी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो लेबर के ऊपर भी अपना डिसीजन थोप सकती है। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीट पावर रहेगी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो अपना वो डिसीजन, वही डिसीजन ले सकती है कि कहाँ बनाना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है और किस तरह बनाना है। तो हम लोगों ने ऊपर देखा था कि सबसे पहले यूएसएसआर में आया था, तो यूएसएसआर सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है और कम्युनिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है चाइना। अब अगर हम लोग करेंट सोशलिस्ट इकोनॉमीज बोलें कि अभी आज के परिवेश में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था इस समय चल रही है, तो उसमें आएंगी चाइना, वियतनाम, अल्जीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। अदर नेम ऑफ स्टेट इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी। बहुत ही लॉजिकल सा नाम है। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी रहेगी, सेंट्रल पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी रहेगी, गवर्नमेंट के पास फुल कंट्रोल है, गवर्नमेंट सेंटर में है और पूरी इकोनॉमी में वो कंट्रोल करती है, तो सेंट्रली प्लान्ड। सारे प्लान्स कहाँ से बन रहे हैं इकोनॉमी के, गवर्नमेंट से बन रहे हैं, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी सबसे लॉजिकल नेम है इसका स्टेट इकोनॉमी का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारा डिसीजन कौन लेता था, मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे सारा डिसीजन इकोनॉमी का लिया जाता था, ठीक है, तो वो मार्केट इकोनॉमी थी। यहाँ पे सारा डिसीजन कौन ले रहा है, बिल्कुल उसका उल्टा, कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है, तो ये नॉन मार्केट इकोनॉमी हुई। वहाँ पे क्या था कि जो मार्केट है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे अपने आप संतुलन बना लेगा। यहाँ पे नहीं, सरकार बनाएगी, सरकार देखेगी कि संतुलन कैसे बनाना है, कब बनाना है, कहाँ बनाना है, तो ये नॉन मार्केट इकोनॉमी हो गई। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो क्या हुआ है ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ क्या हुआ है ना कि सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो कंट्रीज रही हैं वो एक दूसरे की आलोचना करती रहती हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे की विपक्ष है, तो विपक्ष का काम क्या होता है, खाली आलोचना करना। आप अपने पॉलिटिक्स में देख लीजिए, कितना भी अच्छा काम सरकार कर दे, विपक्ष को उसकी आलोचना ही करनी है, ठीक है। बड़े टैलेंटेड होते हैं विपक्ष वाले भी, हाँ, हर अच्छे काम में भी गलती ढूंढना, बहुत टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए, तो इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो आलोचना कर ही लेते हैं हर चीज़ की। तो बस ये सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक दूसरे के विपक्ष हैं, अलग अलग, कंप्लीटली 360 डिग्री अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, तो इसलिए उन लोग को आलोचना करनी ही करनी है। तो हमेशा आलोचना करते हैं, क्यों, किस तरह से आलोचना करते हैं मैं बताती हूँ। स्टेट इकोनॉमी ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को शोषण पर आधारित बताते हैं, एक्सप्लॉइट करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलती है, स्टेट इकोनॉमी क्या बोलती है, भाई कैपिटलिस्ट है, वो बिजनेसमैन है, उसको खाली अपना प्रॉफिट दिखता है, तो वो सबका शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। वहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलती है ना, सरकार को पूंजीवादी बोलती है। वो कहती है कि स्टेट कैपिटलिज्म चलता है इसमें, जिसमें कि गवर्नमेंट जो होती है वो अकेले शोषण करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो चलो फिर भी है कि प्राइवेट बिजनेसमैन के ऊपर है, तो 1000 प्राइवेट बिजनेसमैन है, 1000 प्राइवेट एंटरप्राइज है, तो हजारों मिल के कर रहे हैं ना शोषण। यहाँ तो एक ही गवर्नमेंट पूरे इकोनॉमी में हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, हर एक फैसिलिटी का, हर चीज़ का, हर प्रॉपर्टी का शोषण कौन कर रही है, एक गवर्नमेंट कर रही है। तो कैपिटलिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे सरकार पूंजीवादी बनी हुई है और अकेले ही शोषण करती है। और ये लोग बोलते हैं, सोशलिस्ट बोलते हैं कि भैया ये तो पूरी जो इकोनॉमी ही शोषण पे बेस्ड है, यहाँ पे कोई वेलफेयर है ही नहीं, यहाँ पे खाली एक्सप्लॉइटेशन ही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं जो थर्ड स्टेज में आया, जब इससे भी बात नहीं, क्या हुआ था ना कि जब इससे भी बात नहीं चली,
कैपिटलिस्ट सबसे पहले आया, उस लोगों को पसंद नहीं आई, क्यों? क्योंकि भैया शोषण पे आधारित है, एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड है। तो फिर सोशलिस्ट आई। फिर सोशलिस्ट का क्या हुआ कि भैया यहाँ तो क्या हो गया कि खाली सरकार ही शोषण की जा रही है, हर प्रॉपर्टी का की जा रही है, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का की जा रही है, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। तो अब तीसरा स्टेज आया इकोनॉमिक सिस्टम के डेवलपमेंट में, जिसको थर्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। जिस मॉडल का नाम सुनते ही आपको सबसे पहले इंडिया का चेहरा आएगा आँख के सामने, वो कौन सा मॉडल है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का हम लोग नाम सुनते ही अगर कोई पूछे ना मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल, तो सबसे पहले मुंह से निकलता है भैया सबसे पहला एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का इंडिया। उसके बाद कोई और इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इंडिया को छोड़ के कोई और बताओ, तो सोचने पे इंसान मजबूर हो जाएगा। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी का अगर पहला एग्जाम्पल पूछा जाए किसी से, तो बिना सोचे समझे इंसान के मुंह से सीधे निकलता है इंडिया। इंडिया है मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का आप देख लेते हैं थोड़ा हम लोग अच्छे से। मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ से आई? इसका ओरिजिन क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 बाय जॉन मेनार्ड किन्स, J.M. किन्स ने ये इसका मिक्स्ड इकोनॉमी का ओरिजिन उनके बुक से आया। क्या नाम था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में ये बुक आई थी, राइटर जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, कॉज क्या था इसका आने का? अरे भाई, दो से काम नहीं चलता, कोई ना कोई कॉज तो रहा होगा ना थर्ड को आने का। ऐसे थोड़ी डेवलपमेंट होती है। अगर पहला सेटिस्फाई नहीं कर पाया कोई नीड, तो दूसरा आया, दूसरा सेटिस्फाई नहीं करके तब तो तीसरा आया। तो कॉज क्या था इसका? द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। चलिए पहले आपको मीनिंग बता देती हूँ इसकी, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, क्यों ज़रूरत पड़ गई मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मीनिंग है, A mixed economy can be defined as an economic system blending elements of capitalist economy and the elements of planned economy। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सबसे important, blending the elements of capitalist economy and the elements of state economy। मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड मतलब क्या होता है? मिश्रित। किसी चीज़ को किसी में मिक्स करना, मतलब ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, इसमें दूसरी चीज़ को मिला दो तो मिक्स हो जाएगा, मिक्स बना देते हैं हम लोग। तो मिक्स मतलब क्या होता है? मिलना, मिश्रित। तो मिक्स का तो आप लोग समझिए, मिक्स्ड होगा तो जरूर किसी ना किसी में तो कुछ मिलावट की गई होगी, उससे ये इकोनॉमी बन के आई। तो हाँ, तो इसमें मिलावट किस चीज़ की गई है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ एलिमेंट्स को सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ एलिमेंट्स से मिला दिया गया है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ एलिमेंट्स को, कुछ चीज़ों को समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ चीज़ों से मिला दिया गया है, फिर बनी है मिश्रित इकोनॉमी। ठीक है, प्लान्ड स्टेट इकोनॉमी, फ्री मार्केट विद स्टेट इंटरवेंशन और प्राइवेट इंटरप्राइजेस विद पब्लिक इंटरप्राइजेस। एक सिंपल है, फ्री मार्केट होगा। ठीक है, फ्री मार्केट किसका पार्ट था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। स्टेट इंटरवेंशन सोशलिस्ट इकोनॉमी का, दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस विद पब्लिक इंटरप्राइजेस। अपना इंडिया देख लीजिए भैया, जहाँ प्राइवेट भेल है और HPCL है, IOCL है, उनके साथ साथ प्राइवेट अंबानीज और अडानीज भी काम कर रहे हैं एक ही जगह, एक ही इकोनॉमी में। तो ये मिश्रित हुई ना दोनों चीज़ें। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मैं आपको बताती हूँ। जो सेल्फ इक्विलिब्रियम का था कि भैया मार्केट अपने आप संतुलन बना लेगा। एडम स्मिथ ने कहा था कि जो इनविजिबल हैंड्स है मार्केट फोर्सेस की, डिमांड और सप्लाई, ये अपने आप संतुलन बना लेंगे। तो 20वीं सदी में ना गहरा चोट पहुंचा इस आइडिया पे। तो ये जो चोट था ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? इस चोट को जाना जाता है, ये जो चोट पहुंचा इसको जाना जाता है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के नाम से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था ना, इसका कारण क्या था ग्रेट डिप्रेशन का? कि USA और वेस्टर्न यूरोप की अर्थव्यवस्था में ना बेरोजगारी आ गई थी, मांग की कमी, डिमांड एकदम चली गई थी नीचे, मांग की कमी हो गई थी। इंडस्ट्रीज में लॉकआउट बढ़ गए थे, बंद होने लगी थी इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी आ गई थी, डिमांड बढ़ गई थी। डिमांड कम होगा तो इंसान प्रोड्यूस भी कम करेगा, उस हिसाब से प्रोड्यूस कम करेगा तो छटनी तो करेगा ही। जितनी पहले ज़्यादा प्रोडक्शन में जितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उतने कम में तो उतने की पड़ेगी नहीं। कम लोगों की पड़ेगी तो छटाई भी करेगा, तो बेरोजगारी बढ़ेगी उससे, और बेरोजगारी बढ़ेगी धीरे धीरे एकदम ही कम हो जाएगी। डिप्रेशन का सिंपल मीनिंग आपको बताते हैं, जब डिमांड एकदम धरातल पर पहुंच जाए, जीरो डिमांड हो जाए तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। डिमांड जब कम होने लगे तो उसको रिसेशन बोलते हैं। और डिमांड, और हाँ, तीन चीज़ें हैं, याद रखिएगा, इन्फ्लेशन, रिसेशन और डिप्रेशन। इन्फ्लेशन कब होता है? जब महंगाई बढ़ती है तो इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, बढ़ती है।
रिसेशन कब होता है? जब महंगाई घटने मतलब जब डिमांड कम होने लगती है तो उसको रिसेशन बोलते हैं, और डिमांड एकदम धरातल पर जब चली जाए, जीरो हो जाए, तो उसको डिप्रेशन बोला जाता है। तो डिप्रेशन हुआ था, रिसेशन भी नहीं हुआ था, डिप्रेशन हुआ था। तो लॉकआउट बढ़ गए थे, डिमांड कम हो गई थी और बेरोजगारी, ये तीनों चीज़ें जब हो गई थी अर्थव्यवस्था, तो ये डिप्रेशन एकदम डिप्रेशन में चली गई थी यूएस और यूरोप की इकोनॉमी। और इस स्थिति में ना एडम स्मिथ की जो इकोनॉमिक आइडियाज़ थे ना और जो धारणाएं थी उनकी, वो एकदम डिप्रेशन को रोकने में एकदम फेल हो गई थी। वो धारणाएं कि भैया अपने आप ही संतुलन बना लेगा मार्केट और कंपटीशन रहेगा मार्केट में, तो सब कुछ वेलफेयर भी होगा और ग्रोथ भी होगा इकोनॉमी का, और जो भी बाकी जो भी थी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, जो भी धारणाएं और आइडियाज़ थे उनके, वो एकदम फेल हो गए थे डिप्रेशन को सॉल्व करने में। तो नए अप्रोच की ज़रूरत पड़ी थी, नए दृष्टिकोण की ज़रूरत पड़ी थी, और यह अप्रोच जेएम किन्स की बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी में एक्सप्लेन किया गया था। जेएम किन्स ने अपने बुक में, जो मैंने बुक का ऊपर नाम बताया है, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936, उसमें इन्होंने नए अप्रोच को एक्सप्लेन किया जो इस डिप्रेशन से इकोनॉमी को बाहर ला सकता था, डिप्रेशन का एक सोल्यूशन के रूप में देखा जा सकता था। तो वो जो था, अब वो अप्रोच क्या था? वो अप्रोच था मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो किन्स ने ना क्या किया, किन्स ने पूर्ण स्वतंत्रता और इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट फोर्सेस, मतलब जो मार्केट के अपने अंग है ना, बाजार के जो अपने अंग हैं, उस पर सवाल उठाया। उनके अनुसार क्या था ना, मार्केट फोर्सेस के जो अंग है ना, वो अर्थव्यवस्था में संतुलन कायम करते हैं लेकिन गरीबों का शोषण भी करते हैं। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? शोषण पे आधारित इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन चलाते हैं, उनको खाली प्रॉफिट से मतलब है। तुम ओवर टाइम करो, तुम कुछ भी करो, तुमको पैसे कम देंगे और बेचेंगे ज़्यादा प्राइस पे, क्योंकि हमको प्रॉफिट चाहिए, हम बिजनेसमैन हैं। तो उनको क्या करता है ना, इन्होंने बताया कि मार्केट में संतुलन तो बन जाता है, लेकिन कैसे बनता है? गरीबों का शोषण करके, उनको दबा के ये संतुलन बनाया जाता है। जेएम किन्स ने बोला, उन्होंने ये भी कहा कि कैपिटलिज्म में ना प्राइस और वेज इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती कि सबको रोजगार दे सके, ठीक है, कि इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती कि हाँ ठीक है हमको ज़्यादा चाहिए तो हमको भी मिल सके, उसको भी नहीं, इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। प्राइस ना इतना प्राइस फ्लेक्सिबल होता है, ना इतना वेज फ्लेक्सिबल होती कि सबको दे सके, सबको रोजगार दे सके। तो एम्प्लॉयमेंट सबको प्रोवाइड नहीं कर सकती। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो थ्योरी थी वो सबको नहीं कर सकती, मतलब अर्थव्यवस्था की ऊंचाई पर भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही, और जिसके कारण डिमांड गिरेगी। क्यों? अरे अनएम्प्लॉयड है तो उसके पास खाने को पैसे नहीं, वो डिमांड कैसे करेगा किसी चीज़ की? 2 टाइम का खाना उसको मिल जाए वही बहुत है। तो डिमांड जब फॉल करेगी तो रिसेशन आएगा, मंदी की। मैंने आपको बताया डिमांड जब कम होने लगती है तो उसको रिसेशन कहते हैं। और अगर सही समय पे ये रिसेशन को, ये मंदी को अगर कम नहीं किया गया तो यही बाद में डिप्रेशन बन जाती है, जब डिमांड एकदम ज़ीरो हो जाती है मार्केट में। तो उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ अडॉप्ट की जाए तो डिमांड गिरेगी तो रिसेशन आएगा, और रिसेशन अगर टाइम पे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर से आ सकता है, ग्रेट डिप्रेशन वाली स्थिति फिर से बन जाएगी। तो उन्होंने बोला कि इकोनॉमी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि होनी चाहिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चे में वृद्धि कीजिए, मतलब उन्होंने बोला कि लो इंटरेस्ट रेट पे मनी दीजिए, लोन प्रोवाइड करिए, फिजिकल डेफिसिट कीजिए, चीप मनी सप्लाई रखिए। तो मतलब चीप मनी सप्लाई मतलब क्या? चीप मनी सप्लाई मतलब बैंक से इंटरेस्ट रेट कम रहेगी तो लोगों को मनी सप्लाई, मतलब सप्लाई मनी की बढ़ जाएगी मार्केट में, क्योंकि लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। ये किसी और टॉपिक है, अब कभी और जब मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कम, जब इन्फ्लेशन एक्सप्लेन होगा इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, तो मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे होता है, ये कैसे साइकिल वर्क करती है। तो उन्होंने ये कहा, बेसिकली ये कहा कि चीप मनी सप्लाई, सस्ते मनी की सप्लाई को सस्ता कर दीजिए, इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिए, और गवर्नमेंट के खर्चे में, सरकारी खर्चे में वृद्धि करने से क्या होगा ना कि गुड और सर्विसेज की मांग बढ़ जाएगी। तो किन्जियन, जो ये जेएम किन्स थे उन्होंने आइडिया, तो किन्जियन पॉलिसी कहा जाता है इसको। तो जब किन्जियन पॉलिसी को फॉलो किया गया ना, तो यूएसए और वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी खुद को डिप्रेशन से बाहर निकालने में सक्सेसफुल हुई, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकालने में यूएसए और यूएस की इकोनॉमी यूके की इकोनॉमी सक्सेसफुल हुई। किन्जियन की एडवाइस को फॉलो करते बहुत सारे पथ प्रदर्शक इकोनॉमिक पॉलिसीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बनाई गई, गढ़ी गई, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था ना, गवर्नमेंट का एक्टिव रोल इन इकोनॉमी। गवर्नमेंट का एक्टिव रोल मतलब सरकार की सक्रिय भूमिका अर्थव्यवस्था में।
गवर्नमेंट ने ना कुछ बेसिक चीज़ों की प्रोडक्शन और सप्लाई शुरू कर दिया। बेसिक चीज़ें मतलब जो हम लोग उसको बेसिक गुड नेसेसिटी गुड्स बोलते हैं, ठीक है। खाने के लिए ज़रूरत है, रहने के लिए ज़रूरत है, कपड़े, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स में आती हैं अपने। तो बेसिक नीड्स के प्रोडक्शन शुरू कर दिया, सप्लाई शुरू की थी। और इसका नाम क्या दिया इसको? पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक सामान का नाम दिया। इसका उद्देश्य था इन पब्लिक गुड्स को सप्लाई करने का और प्रोड्यूस करने का उद्देश्य क्या था? टू इंश्योर मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, पोषण, स्वच्छता, सैनिटेशन, ये सब इंश्योर करे कि भैया इकोनॉमी में या आपकी कंट्री में ये सब मिनिमम लेवल पे तो एटलीस्ट मौजूद हों ये चीज़ें। तो इसके लिए उन्होंने शुरू कर दी इन चीज़ों की प्रोडक्शन। 1930 से 1955 तक यूरो अमेरिका के जीडीपी का करीब 50% जो था ना वो पब्लिक गुड्स पे खर्चा किया गया, ठीक है। यूरोप की इकोनॉमी और यूएसए की इकोनॉमी की जीडीपी का 50% इन पब्लिक गुड्स पे खर्चा किया गया था, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसके बाद इसको सोशल सेक्टर नाम दे दिया। पब्लिक गुड्स को, ये पूरा जो गवर्नमेंट का खर्चा था इसको बोल दिया एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर का नाम दे दिया। इंडिया में, अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो था वो 1991 में आया। लेकिन इंडिया स्टार्टिंग से फ्रॉम दी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया जो थी ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे काम करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी ही उसका रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग इंडिया का भी देख लें, नोट्स है ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए। जब गवर्नमेंट का शेयर कितना है इंडिया में, मिक्स्ड इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट का भी शेयर होगा, पब्लिक का भी, प्राइवेट इंटरप्राइजेस का भी होगा। तो गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 27% था। करंट में शेयर है 26.175%। ये गवर्नमेंट का शेयर है इंडिया की जीडीपी में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहा तो जाता है इंडिया को, लेकिन गवर्नमेंट का शेयर कितना है इंडिया, तो 2019 के हिसाब से गवर्नमेंट का शेयर है 26.175%, ठीक है। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूरा रोल प्राइवेट का, पब्लिक सरकार का कोई रोल नहीं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरा रोल सरकार का, प्राइवेट का कोई रोल नहीं, प्राइवेट सेक्टर का। और मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ काम करेगी, मिल के काम करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आर्थिक विकास के लिए, या पूरे कंट्री के, पूरे नेशन के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए सोशलिस्ट गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी मिल के काम करेगा। अब हम लोग आते हैं, हम लोग सेक्टर तब से हो रहा है। सेक्टर्स होते क्या है? तो इकोनॉमी के सेक्टर्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो हर इकोनॉमी क्या है ना, वो कोशिश करती है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से उत्पन्न रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं उससे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ वो बढ़े, वो मैक्सिमाइज हो। तो अर्थव्यवस्था को कैसे भी ऑर्गेनाइज किया गया हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इन्हीं 3 पार्ट्स के बेसिस पे हमारे 3 सेक्टर आते हैं इंडियन इकोनॉमी के। कौन कौन से 3 सेक्टर हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर हुआ या पशुपालन हुआ या फिर मत्स्य पालन हुआ, जिसको मछली की जो पैदा वैदा करते हैं उनको, ये सब चीज़ें, हॉर्टिकल्चर हुआ, ये सब चीज़ें किस में आती है? प्राइमरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का काम किया जा रहा है, प्राकृतिक रिसोर्सेज जो होते हैं उनका डायरेक्ट काम किया जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट उन्हीं से वही चीज़ आके बिक रही है, ठीक है, तो उसको प्राइमरी रिसोर्सेज बोलते हैं। सेकेंडरी में क्या आता है? इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर यूजेस प्रोड्यूस ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है ना कि प्राइवेट सेक्टर के जो भी प्रोड्यूस होते हैं, जो भी उत्पन्न होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो उत्पाद होते हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है सेकेंडरी सेक्टर का वो इंडस्ट्रीज मान सकते हैं आप, चाहे कोई भी इंडस्ट्री। अब एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटन कहाँ? पेड़ से आता है। पेड़ से कॉटन लिया, उसकी इंडस्ट्री में सुताई वगैरह की गई, उससे धागा बनाया गया, फिर उससे कपड़ा बनाया गया और कपड़े को बेचा गया। तो वो इंडस्ट्री जो गारमेंट इंडस्ट्री होती है वो कॉटन लेके आई। कॉटन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। उसको ला के इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया गया, उसको प्रोसेसिंग हुई उसकी, तब ना जाके वो कपड़ा बना। तो ये सेकेंड स्टेज में आया। जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो सेकेंड स्टेज में आया, तब वो कोई नई चीज़ बनी, उससे नया चीज़ कैसे बना? जब सेकेंड स्टेज में प्रोसेस किया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। और लास्ट में आता है टर्शरी सेक्टर, ठीक है।
टर्शरी सेक्टर आता है लास्ट में, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये होता है सेवा क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, सर्विस इंडस्ट्री इसमें इंक्लूड होती है। सर्विस इंडस्ट्री क्या हो गया, टेलीफोन हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब सर्विस इंडस्ट्रीज होती है। तो ये इंडस्ट्रीज किस में आती है, हमारे टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। टर्शरी सेक्टर सेवा सर्विस सेक्टर भी इसको बोलते हैं। नोट्स देख लिया, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन जीडीपी ऑफ इंडिया इज मेंशन बिलो। प्राइमरी सेक्टर का क्या है, प्राइमरी सेक्टर का कितना है 15.87 है, सेकेंडरी सेक्टर का 29.73 है और टर्शरी सेक्टर का 54.40। सर्विस सेक्टर लार्जेस्ट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी में प्रेजेंट। स्टार्टिंग में प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा था, जब इंडिपेंडेंस हुआ था हमारा, इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी उस समय क्या था, आज़ाद हुई थी जब इंडिया, तो उस समय क्या था कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर और ये मत्स्य पालन, पशुपालन, इन चीज़ों पे बहुत सारे लोग अपने जीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट थे और उससे बहुत पैसे उसी से आते थे। तो वो क्या था, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट, तो उसमें प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है हमारे यहाँ, उससे क्या हुआ है कि सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेक्टर इंडिया में कौन है, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है। सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन परसेंट जीडीपी में इसी का है, कितना 54.40, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, तो इसमें लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द शेयर ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर इन द जीडीपी, द रेशियो ऑफ एंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑन देम फॉर लाइवलीहुड। इकोनॉमी मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप और इकोनॉमी के टाइप ये दो अलग अलग हैं। लोग कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड को इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमी का टाइप बताते हैं, जबकि वो इकोनॉमी का टाइप नहीं है, वो इकोनॉमिक सिस्टम का टाइप है, आर्थिक प्रणाली का टाइप है। अर्थव्यवस्था के टाइप अलग अलग होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस भी क्षेत्र का, जिस भी सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में, उस कंट्री की जो इकोनॉमी उसको वही बता। जैसे हमारे यहाँ की सर्विस इकोनॉमी कह जाए, क्यों, क्योंकि सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है। लेकिन कहा नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, ठीक है। किसी भी सेक्टर के शेयर पे डिपेंड होता है, जीडीपी में कितना शेयर है उस सेक्टर का, और दूसरी चीज़ जिस पे डिपेंड होता है वो ये है कि उस सेक्टर पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। कितने लोग अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीविका के लिए उस क्षेत्र, उस सेक्टर में, उस क्षेत्र में कितने लोग डिपेंडेंट हैं। ये होता है दो क्राइटेरिया होता है जो डिसाइड करती है कि आपकी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी तो हमारे यहाँ की आर्थिक प्रणाली है ना, ये डिसाइड करती है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है, प्राइस क्या रखा जाएगा, प्रोडक्शन किस चीज़ का किया जाएगा, ये चीज़ें डिसाइड करती है। लेकिन हमारी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, ये डिसाइड करता है कि जीडीपी में किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है और उस पर जीविका के लिए कितने लोग डिपेंडेंट हैं। तो 3 तरह की इकोनॉमी होती है उस बेसिस पे, एग्रेग्रियन इकोनॉमी कृषि अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी औद्योगिक अर्थव्यवस्था, और सर्विस इकोनॉमी सेवा अर्थव्यवस्था। आप लोग को समझ में आ गया। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब क्या, कृषि अर्थव्यवस्था मतलब क्या, अगर 50% से ज़्यादा जीडीपी का कृषि उद्योग से आ रहा है, एग्रीकल्चर एलाइड सर्विस से आ रहा है, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर से आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से 50% से ज़्यादा शेयर आ रहा है आपका जीडीपी का, और उस पर ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं अपनी जीविका के लिए, तो वो एग्रीग्रियन इकोनॉमी हो जाएगी। कौन सी इकोनॉमी, ये कृषि इकोनॉमी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, अगर 50% से ज़्यादा आपका सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल सेक्टर से जीडीपी में आ रहा है, 50% से ज़्यादा जीडीपी का कहाँ का शेयर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर है, और उस पर ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं अपनी जीविका के लिए, तो वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो जाएगी। टर्शरी सेक्टर से अगर 50% से ज़्यादा आ रहा है जीडीपी का, तो वो, और उस पर ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं अपने उसके लिए, सबसे ज़्यादा लोग उसी पे डिपेंडेंट है अपनी जीविका के लिए, तो सेवा अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो अभी हम लोग देखते हैं इंडिया के टर्म में प्राइमरी सेक्टर, या उसको ये कह सकते हैं कि कृषि उद्योग का शेयर कितना है जीडीपी में, 15.8% जीडीपी में, और एम्प्लॉयमेंट में 43.21। भैया आज़ादी को इतने साल हो गए, लेकिन आज भी 43.21% अपनी पॉपुलेशन जो है वो कृषि पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड जीविका के लिए। अब अगर देखा जाए इंडस्ट्री का, तो शेयर इन जीडीपी 29.73 और एम्प्लॉयमेंट 24.89, ठीक है। और सर्विस का देखा जाए तो जीडीपी का सबसे ज़्यादा है बाबा, 54.40 जीडीपी में शेयर है उसका, सर्विस का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ 31.9% लोग डिपेंडेंट है उस पर। बाप रे, समझ रहे हैं आप, इतने साल हो गए आज़ादी को, फिर भी सबसे
हम लोग को बोलना, जब सुनते हैं ना हम लोग गाँव से, ये उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन भैया देखो अभी भी साफ साफ अपने सामने देख लो, 2019 के आंकड़े हैं ये, अभी भी 43.21% लोग जो है ना वो अपने एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इससे क्या, दो चीज़ नोट में आप देख लीजिए, इसमें क्या, द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ जीडीपी इन इंडिया, लार्जेस्ट शेयर जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है 54.40, बट एज इन 2018 एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड मोर देन 50% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर में 50% से ज़्यादा, 2018 में 50% से ज़्यादा लोग अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट थे, जीविका के लिए डिपेंडेंट है, जीविकोपार्जन के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन करेंट कितना है 43.21, मतलब सबसे ज़्यादा अभी भी वही है। ठीक है, 50% से तो नहीं, लेकिन 43.21 है। तो ऐसे कह सकते हैं कि मॉनेटरी टर्म्स में ना, अगर हम लोग आर्थिक दृष्टि से देखें ना, तो ये इंडिया जो है ना वो कृषि अर्थव्यवस्था नहीं रह गई है, क्योंकि 50% से ज़्यादा नहीं उसका जीडीपी में शेयर है। लेकिन अगर डिपेंडेंसी रेशियो देखें हम लोग, कितने लोग डिपेंडेंट है अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पे, तो वो अभी भी उसको कृषि अर्थव्यवस्था हम लोग कह सकते हैं इंडिया को। तो इंडिया एकदम यूनिक केस हो गया है भैया, यूनिक केस हो गया है अर्थव्यवस्था का। तो अपने टाइप का पहला एग्जाम्पल है इकोनॉमिक हिस्ट्री में। ठीक है, आर्थिक हिस्ट्री अगर देखा जाए, अर्थव्यवस्था की हिस्ट्री उठा के अगर देख लो ना, तो सब इंडिया एकदम यूनिक ही एक एग्जाम्पल सेट करता है अपना इंडियन हिस्ट्री में। इंडिया क्या, इकोनॉमिक हिस्ट्री, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक की हिस्ट्री ले लो उठा के, लेकिन फिर भी क्या है, इंडिया अलग ही सेट करता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है कि ये नहीं, कृषि उद्योग, कृषि अर्थव्यवस्था नहीं रह गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। लेकिन अगर डिपेंडेंसी देखा जाए कि कितने लोग डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर, अपने जीविकोपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए कितने लोग डिपेंडेंट है, तो आज भी कृषि पे सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है। कितने लोग, एक बार आप देख लीजिए, जितने फिगर्स हैं देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा लोग 43.21 लोग जो हैं अभी भी कृषि पे अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने खर्चे के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, जिसको बोल सकते हैं, अभी भी डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो आज बस ये बेसिक्स कवर हो गए हमारे इकोनॉमिक्स के, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी, इकोनॉमिक्स के सेक्टर देखे, इकोनॉमिक आर्थिक प्रणाली के टाइप देखे, मॉडल्स देखे आर्थिक प्रणाली के, और कौन कौन सी इकोनॉमी होती है, ये सब हम लोगों ने देखा। इंडिया से रिलेटेड कुछ फिगर्स और फैक्ट्स देखे हम लोगों ने। तो आई होप आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया हो मैंने जो आज पढ़ाया, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं एक दिन ज़रूर डाउट का क्लास लूँगी, तो उसमें मैं जिसका जो डाउट रहेगा मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, आपके जान पहचान में जो लोग किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए ये हेल्पफुल है, उनसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि आने वाले हमारे जीएस के और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपसे अगले क्लास में मिलूंगी। मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ कीप liking this video and subscribing to our channel. Thank you.